जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज आप सबको मेरे तरफ से स्वतंत्रता दिवस के 74वीं वर्षगांठ पर आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सब हमेशा खुश रहें, आगे बढ़ें और अपने इच्छित लक्ष्य को प्राप्त करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। यह टॉपिक भारत के हर प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम का एक विषय है यह। जी हां, आज के इस वीडियो में हम लोग 1984 में जो सिख दंगा हुआ था उसे हम पंजाब संकट के नाम से भी जानते हैं। 1984 में या 1980 के दशक में पंजाब संकट के क्या कारण थे, या 1984 में जो सिख दंगा हुआ उस सिख दंगा के कारण क्या थे। तो आइए सिख दंगा के बारे में विस्तार से जानने से पहले इससे जुड़ा दो चार वस्तुनिष्ठ प्रश्न कि 1984 का सिख दंगा, जिसे पंजाब संकट के नाम से भी जानते हैं, 1984 का सिख दंगा 31 अक्टूबर 1984 को प्रारंभ हुआ था, जो 3 नवंबर 1984 ईस्वी तक चला था। 1984 के सिख दंगा के समय भारत के राष्ट्रपति श्री ज्ञानी जैल सिंह थे और भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी और पंजाब के मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरो थे। 1984 के सिख दंगा का या पंजाब संकट का मूल कारण था कि सिख समुदाय के लोग अपने आप को अलग कौम का दर्जा चाहती थी। वे चाहती थी कि हमें हिंदू समुदाय में न जोड़ा जाए, हमें एक अलग कौम का दर्जा दिया जाए, हमें अलग स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया जाए। तो दंगा का मूल कारण था। 1984 के सिख दंगा से जो प्रभावित राज्य थे वह थे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश। 1984 के सिख दंगा के जो विद्रोही नेता थे उनका नाम था जरनैल सिंह भिंडारवाले। 1984 के सिख दंगा का जो विद्रोही नेता थे उनका नाम था जरनैल सिंह भिंडारवाले। और इस समय अकाली दल के नेता थे हरचंद्र सिंह लोगोवाला। अकाली दल के नेता, अकाली दल सिखों का धार्मिक और राजनीतिक संगठन है। तो इस समय अकाली दल के जो नेता थे हरचंद्र सिंह लोगोवाला, और दिल्ली में इस दंगा को भड़काने वाले जो मुख्य आरोपी थे, सर्वोच्च न्यायालय ने जिसे मुख्य आरोपी माना, उनका नाम था सज्जन सिंह। और यह दंगा 31 अक्टूबर 1984 ईस्वी को भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के हत्या के साथ ही प्रारंभ हो गया। तो आइए 1984 के सिख दंगा या पंजाब संकट के पूरे वृतांत को जानें। आप सभी जानते हैं कि भारत 1947 ईस्वी में आज ही के दिन 15 तारीख को ब्रिटिश सत्ता से मुक्त हुआ था, अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त हुआ था। आजादी से पहले ही लेकिन आजादी से पहले ही मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक पृथक राज्य की मांग कर दिया था। उस राज्य का नाम था पाकिस्तान। पंजाब, सिंध, अफगान और कश्मीर के मुस्लिम बाहुल इलाका को काटकर 14 अगस्त 1947 को धर्म के आधार पर मुसलमानों के लिए अलग पाकिस्तान राज्य का निर्माण कर दिया गया। भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा हुआ। कैबिनेट मिशन योजना में अकाली दल के एक नेता थे जिनका नाम था मास्टर तारा सिंह। बैकग्राउंड पूरे इतिहास को लेकर चल रहा हूं। आखिर 84 में अचानक कोई दंगा नहीं होता है। तत्कालिक कारण था श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या, और श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या उनके 2 बॉडीगार्ड जो सिख थे उनके द्वारा कर दी गई थी। तो जब भारत से धर्म के आधार पर पाकिस्तान अलग हो गया तो संविधान सभा में या कैबिनेट मिशन योजना के सामने सिखों के नेता मास्टर तारा सिंह ने यह मांग रखी
कि यदि धर्म के नाम पर मुसलमानों को पाकिस्तान राज्य दिया गया तो हम सिख हैं, हम सिखों को भी धर्म के नाम पर खालिस्तान राज्य दिया जाए। शुरुआत यहीं से होती है। मास्टर तारा सिंह ने कैबिनेट मिशन योजना के सामने कहा, संविधान सभा में मांग किया कि जब धर्म के नाम पर मुसलमानों को पाकिस्तान राज्य दे दिया गया तो सिखों को खालिस्तान राज्य दिया जाए। कैबिनेट मिशन योजना ने मास्टर तारा सिंह के बातों को नकार दिया। भारत 1947 में आजाद हो गई। 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1955 ईस्वी में भारत सरकार के सामने अपनी रिपोर्ट पेश किया और भाषा के आधार पर 1956 ईस्वी में राज्यों का पुनर्गठन कर दिया गया। इसके अलावा 1956 में पेप्सू को पंजाब राज्य में मिला दिया गया। इससे पंजाब राज्य का क्षेत्रफल क्या हो गया, बढ़ गया। लेकिन राज्य पुनर्गठन आयोग के रिपोर्ट के आधार पर जब भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया तो यहां एक त्रुटि हो गई कि 1956 में जब राज्यों का पुनर्गठन किया गया तो पंजाब को द्विभाषी राज्य का दर्जा दिया गया। हालांकि उस समय दो द्विभाषी राज्य थे, एक पंजाब और महाराष्ट्र भी था, लेकिन हमें पंजाब से मतलब यहां है केवल। पंजाब को द्विभाषी राज्य बनाया गया, मतलब पंजाबी और हिंदी दोनों को मिलाकर। लोगों ने विरोध किया कि जब सभी राज्यों को भाषा पर बनाया गया तो हमें भी पंजाबी भाषा पर ही पंजाब राज्य बनाया जाए। लेकिन इस विरोध के कारण, पंजाबियों के सिखों के विरोध के कारण 1966 ईस्वी में पंजाब से हिंदी भाषा बोलने वाले लोगों को अलग कर दिया गया और 1966 ईस्वी में हिंदी भाषियों के लिए एक अलग राज्य का निर्माण किया गया जिसका नाम था हरियाणा। तो पंजाब से जब 1966 में हरियाणा अलग हो गया तो अब पंजाब में केवल पंजाबी भाषा बोलने वाले रह गए। पुनः इन लोगों ने मांग किया कि अब तो हम स्वतंत्र हो गए, केवल पंजाबी रहते हैं तो हमें एक अलग स्वतंत्र कौम का दर्जा दिया जाए। भारत सरकार ने इन बातों को स्वीकार नहीं किया और 1959 ईस्वी की कहानी है। सिखों के धर्म स्थल को, पूजा स्थल को गुरुद्वारा कहते हैं। तो 1959 ईस्वी में भारत सरकार ने गुरुद्वारा अधिनियम में संशोधन किया। 1959 ईस्वी में भारत सरकार ने गुरुद्वारा अधिनियम में क्या किया, संशोधन किया। और संशोधन करते हुए गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी में गैर सिखों को सम्मिलित होने का अधिकार दे दिया गया। ध्यान रखेंगे, 1959 में गुरुद्वारा अधिनियम में संशोधन किया गया और गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी में गैर सिखों को सम्मिलित होने का अधिकार दिया गया। इससे सिख धर्म के लोग, सिख समुदाय के लोग असंतुष्ट हो गए। उदारवादी सिख को कोई कष्ट नहीं था, भाई किसी को शामिल कर दो, हमको इसे क्या लेना देना है। लेकिन जो सिख कट्टर थे उनका मानना था कि हम सिख उसी को मानते हैं जो पंच ककार को धारण करता है। जो कट्टर सिख था उनका मानना है कि हम सिख उसी को मानते हैं जो 5K मतलब पंच ककार, जो पंच ककार में विश्वास करता है मैं उसी को सिख मानता हूं। माने क शब्द से प्रारंभ होने वाले 5 वस्तुओं को जो धारण करता, जैसे केश, कंघा, कड़ा, कृपान मतलब तलवार और कच्छा। केश, कंघा, कच्छा और कृपान जो धारण करते हैं मैं उसी को सिख मानता हूं। मतलब पंचककार नहीं मानने वाले को हम, नहीं धारण करने वाले को हम गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी में शामिल नहीं होने देंगे और विद्रोह करने की बात सोच ली। हालांकि उस समय पंजाब में जो सरकार थी वह मुख्यमंत्री भी एक सिख ही थे, नाम था प्रताप सिंह कैरो, जो कांग्रेस के थे। तो अकाली दल के नेता ने पहली बात तो कांग्रेस की सरकार को हिंदू राज्य का नाम दिया और मास्टर तारा सिंह ने
अपने नारा में कहा था कि कांग्रेस की जो सरकार है वह सिख विरोधी सरकार है। पंजाब की जो सरकार है भले ही वह सिख है लेकिन सिख विरोधी काम करती है। भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी रहने वाले सिख लोग गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी में जब गैर सिखों को शामिल कर दिया तो विरोध करना शुरू कर दिया। इसमें अमेरिका में रहने वाले जगजीत सिंह चौहान और लंदन में रहने वाले गंगा सिंह ढिल्लों का महत्वपूर्ण स्थान है। अमेरिका में रहने वाले जगजीत सिंह चौहान और लंदन में रहने वाले गंगा सिंह ढिल्लों ने मांग करना शुरू किया कि सिखों के लिए सिखिस्तान राज्य होना, खालिस्तान राज्य होनी चाहिए। और इन दोनों ने, सिख समुदाय के लोगों ने, अकालियों ने, अकाली दल के कट्टर सदस्यों ने संविधान के अनुच्छेद 25 का विरोध करना शुरू कर दिया। मन में प्रश्न होगा कि सर संविधान का अनुच्छेद 25 क्या है? तो अनुच्छेद तो 25 है कि धर्म को आंख बंद करके मानने की आजादी है, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 25 में बहुत सारी बातें की चर्चा है। यहां जानना है कि संविधान के अनुच्छेद 25 के द्वारा बौद्ध, जैन और सिख धर्म के लोगों को हिंदू मान लिया गया था। इसलिए सिख समुदाय के लोग इसका विरोध कर रहे थे कि संविधान के अनुच्छेद 25 के द्वारा सिख धर्म के लोगों को जो हिंदू माना जाता है यह गलत है। इन्हीं सब बातों को लेकर 1973 ईस्वी में पंजाब के आनंदपुर शहर में अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने एक बैठक बुलाई, एक मीटिंग बुलाई। आनंदपुर साहब गुरुद्वारा में अकाली दल की एक मीटिंग बुलाई गई, एक बैठक बुलाई गई और उस बैठक में एक बहुत बड़ा मांग पत्र तैयार किया गया और सरकार के सामने, भारत सरकार के सामने इन अकाली दलों ने एक मांग पेश किया। और सरकार के सामने वह मांग क्या रखा? तो कहा कि मुद्रा, विदेश, संचार, इन सबको केंद्र सरकार अपने पास रख ले और बाकी डिपार्टमेंट सिख समुदाय के लोगों को दिया जाए। सिख धर्म के लोगों के साथ जो भारत के अलग अलग राज्य में भेदभाव होता है उसको रोका जाए। सिख धर्म के लोगों को छोटे छोटे हथियार रखने की अनुमति दिया जाए बिना लाइसेंस के। उसके बाद सिख धर्म के जो पवित्र स्थल है गुरुद्वारा, गुरुद्वारा के अगल बगल में मांस, मछली, शराब की बिक्री न हो। जो सिख धर्म के लोग पिछड़ा है, गरीब है, सरकार उनकी स्थिति में सुधार करे। सिखों को उनके तीर्थ स्थान पर जाने के लिए किसी प्रकार का टैक्स न लिया जाए। सिखों को धार्मिक मामले में, सिख धर्म के लोगों के धार्मिक मामले में सरकार किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करे। सिखों की जो धार्मिक भूमि है सरकार उस पर किसी प्रकार का टैक्स न लगाए। अमृतसर से दिल्ली के लिए स्वर्ण मंदिर एक्सप्रेस चलाया जाए। चंडीगढ़, पंजाब या भारत के जिन जिन राज्यों में सिख धर्म के लोग रहते हैं उनको पंजाब में मिला दिया जाए। सिनेमा में सिख धर्म के विरुद्ध, सिख धर्म पर अगर किसी प्रकार का कटाक्ष हो रहा है तो उसे रोका जाए और सिख धर्म के लोगों के निजी कानून को मान्यता दिया जाए। मतलब मांगों की लंबी सूची तैयार कर दी गई। भारत सरकार ने कुछ मांगों को माना और उसके अधिकांश मांगों को मानने से इनकार कर दिया क्योंकि वह मांग जायज नहीं था। जो उचित था, जो कानून सम्मत था, भारत सरकार ने उस मांग को माना और बाकी मानने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि सिख उग्र हो गए और उग्र होकर के पंजाब में उदारवादियों की हत्या करने लगा। मतलब वैसे सिख और वैसे हिंदू जो पंजाब में रहते थे, उदारवादी थे, उनकी हत्या करने लगा। इस बात की जानकारी श्रीमती इंदिरा गांधी को मिली कि सिख लोग थोड़े उग्र रास्ता पर उतर गए हैं और उग्र रास्ता पर जब सिख उतर गए हैं, वो थे जरनैल सिंह भिंडारवाले उग्रवादी बन गए और एक अपना टीम तैयार कर लिया था और ये सारे उदारवादियों की हत्या कर रहे थे और जरनैल सिंह की सहायता कर रहे थे हरचंद्र सिंह लोगोवाला, जो अकाली दल के हेड थे। यह क्या किए? सरकार इनको खोज रही थी कि आप उदारवादी की हत्या कर रहे हैं, तो जरनैल सिंह भिंडारवाला को छुपने के लिए हरचंद्र सिंह लोगोवाला ने पंजाब के स्वर्ण मंदिर का जगह दे दिया। कहा कि सरकार से बचने का यही जगह है जहां पुलिस प्रशासन नहीं पहुंचती है। तो ये जरनैल सिंह भिंडारवाला क्या किया कि अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में अपने सारे क्रांतिकारियों को, विद्रोहियों को, उस समय के देशद्रोहियों को छुपा दिया।
और अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में ही अपना हथियार का शस्त्रागार बना लिया, हथियार का खजाना जमा कर लिया। इस बात की जानकारी खुफिया एजेंसी ने भारत सरकार को कहा कि सिख लोग अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में बड़ी संख्या में अस्त्र शस्त्र इकट्ठा कर लिए हैं। इंदिरा गांधी सोची कि अगर पंजाब पुलिस की सहायता से अगर हम नियंत्रण चाहे तो यह संभव नहीं है, तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से जर्नैल सिंह भिंडारवाले और इनके साथियों को पकड़ने का जिम्मा भारत के जवानों को दे दिया, भारत के सैनिकों को दे दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि भारत के सैनिकों ने 1 जून 1984 ईस्वी को स्वर्ण मंदिर से जर्नैल सिंह भिंडारवाले और उनके साथियों को पकड़ने के लिए एक अभियान चलाया। उस अभियान का नाम है ऑपरेशन ब्लू स्टार। जर्नैल सिंह भिंडारवाले और उनके साथियों को अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से पकड़ने के लिए, बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया। और 1 जून से 6 जून के बीच में सैनिकों ने स्वर्ण मंदिर में छुपे जर्नैल सिंह भिंडारवाले और उनके सारे साथियों को मार गिराया। इससे सिखों में आक्रोश की भावना और ज्यादा बढ़ गई, और आक्रोश इतना ज्यादा बढ़ गया कि श्रीमती इंदिरा गांधी जो भारत की प्रधानमंत्री थी, उनका जो बॉडीगार्ड थे, इंदिरा गांधी को क्या कर दिया, गोली मार दी। कहा जाता है इंदिरा गांधी को 33 गोली लगी थी। कितना गोली मारा? 33 गोली। और गोली मारने वाले जो थे वह थे बेअंत सिंह और सतवंत सिंह, जिनको केहर सिंह भी कहा जाता है। सतवंत सिंह और बेअंत सिंह दोनों मिल बॉडीगार्ड थे इंदिरा गांधी का, और दिल्ली स्थित सफदरजंग इंदिरा गांधी का अपना निजी आवास था, उसी आवास पर इनको क्या कर दिया, गोली मार दी। क्या हो गई? उसी समय इंदिरा गांधी की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और इंदिरा गांधी के मरते ही दिल्ली में सिख विरोधी दंगे प्रारंभ हो गए। दिल्ली के देखा देखी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, जहां जहां सिख थे उन सारे सिखों के विरुद्ध में दंगा प्रारंभ हो गया। हजारों की संख्या में सिख उस दंगा से घायल हुए, उनकी संपत्ति छीन ली गई, हत्या कर दी गई हजारों की संख्या में। और यह दंगा 3 नवंबर 1984 तक चला। इंदिरा गांधी के मरने के बाद राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बने, तो वह हरचंद्र सिंह लोगोवाला के साथ समझौता करके इस दंगा पर शांति करने का काम किया और वचन दिया राजीव गांधी ने कि हम सिखों के साथ किसी प्रकार का नाइंसाफी नहीं होने देंगे। इस घटना की जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़कर आया और हुआ कि किसी आयोग का गठन किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा यदि किसी आयोग का गठन किया जाएगा तो बड़ी लंबा लगा देगा और राजनीतिक कारणों से प्रभावित हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट उस समय अध्यक्ष थे सुप्रीम कोर्ट के दीपक मिश्रा। 1984 में सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था दीपक मिश्रा। उन्होंने इस घटना की जांच करने के लिए 1984 के सिख दंगा की घटना की जांच करने के लिए एक अलग आयोग, विशेष जांच दल SIT का गठन किया, जिसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति SN धीगरा। 1984 के सिख दंगा के जांच करने के लिए एक विशेष जांच दल का गठन सुप्रीम कोर्ट ने किया, 3 सदस्यीय, जिसके जो एक थे वह सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे, उनका नाम था SN धीगरा, और 2 IAS अधिकारी थे, राजदीप सिंह और अभिषेक दुलार। इन तीनों के देखरेख में जांच की गई और रिपोर्ट आया, लेकिन बहुत देर हो चुका था, रिपोर्ट पूरा स्पष्ट भी नहीं था। अंत में मामला दिल्ली के उच्च न्यायालय में चलने लगा और 17 दिसंबर 2018 ईस्वी को दिल्ली उच्च न्यायालय ने सारे साक्ष्य को, सारे गवाह को, आयोग के रिपोर्ट को पढ़ने के बाद यह प्रमाणित किया कि दंगा भड़काने वाले में तो बहुत सारे लोगों का हाथ था, लेकिन जो मुख्य आरोपी था, जिसने जलते हुए आग में घी का काम किया, वह दिल्ली के एक सांसद थे उस समय, सज्जन सिंह।
जिन्होंने दिल्ली की सड़कों में पर घूम घूम कर सिखों के विरुद्ध मुहिम चलाया था। हालांकि जगदीश टाइटलर का भी नाम आ रहा था, लेकिन उनको बरी कर दिया गया। सज्जन सिंह को उम्र कैद का सजा दे दिया गया और बाकी जो अन्य आरोपी थे उन्हें 10-10 वर्ष की कारागार की सजा दी गई। तो ये था 1984 का सिख दंगा। आप इसे पढ़ें और पढ़कर लाभ उठाएं। धन्यवाद।